कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि मैकेनिज्म से हम लोग किस तरह से अभिक्रिया की दर ज्ञात करते हैं, और उसके अंत में बताए होंगे कि अगली बार जब आएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो रेट कांस्टेंट कुछ गुण, अभिक्रिया की दर एवं अभिक्रिया के दर नियतांक में अंतर, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर, और शेष यदि समय रहा तो छोटे मोटे क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बनाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं, हेडिंग देते हैं रेट कांस्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर जो, यह टॉपिक जो है लेक्चर, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हम यहां से कह सकते हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आज के लेक्चर से रहना ही रहना है। अतः आज के लेक्चर को पूरा देखें, ऑनलाइन देखें और धीमे धीमे समझने का प्रयास करें और उसको पचाते जाएं। जब भी वीडियो देखें तो आप ऑनलाइन देखें और पूरा वीडियो देखें, आधा सीधा नहीं ऐसा कि खोलें और निकल गए। आज के लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ताइए आज हम लोग जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, इसको हम लोग दर नियतांक या चाल नियतांक भी कहते हैं। अब जिस लैंग्वेज का प्रयोग करें तो सबसे पहले इनकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। दर की परिभाषा तो जानते ही हम लोग, और इनकी परिभाषा जान लेते हैं। इकाई ऐसे करके लिखते हैं, नियत ताप पर अभिकारक के इकाई सांद्रण को उत्पाद में रूपांतरण की दर को रेट कांस्टेंट कहते हैं। ताप नियत होनी चाहिए। नियत ताप पर अभिकारक के इकाई सांद्रण को उत्पाद में रूपांतरित होने की दर को रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट कहते हैं। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। नियत ताप पर अभिकारक के इकाई सांद्रण को उत्पाद में रूपांतर होने की दर को, उत्पाद में रूपांतर, ठीक है, उत्पाद में रूपांतर की दर को रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिख लिया होंगे, इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण लिख लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट के गुण, हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, गुण ना हो गया जी, गुण, रेट कांस्टेंट के गुण। आइए नंबर 1 के लिए लिखते हैं। रेट कांस्टेंट का पहला गुण लिखेंगे, रेट कांस्टेंट इज मेजर्ड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट
अभिक्रिया के दर को मापता है। क्या करता है? रेट कांस्टेंट अभिक्रिया के दर को मापता है। रेट कांस्टेंट का मान अधिक होने से अभिक्रिया की दर अधिक होती है। यहीं पर लगा दें एंड वाइस वर्सा। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। रेट कांस्टेंट का मान अधिक होने से अभिक्रिया की दर अधिक होती है एंड वाइस वर्सा। रेट कांस्टेंट का मान कम होने से अभिक्रिया की दर भी कम होती है। नंबर 2। नंबर 3 कहता है कि डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। कहते हैं अलग अलग अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का मान भिन्न होता है। नंबर 3 छापे इनको ऊपर से मिटा। मिटा इनको। नंबर 3 की बात हो गई। गुण है ये नंबर 4। थोड़ा नीचे लिखते हैं। नंबर 4 कहता है नियत ताप पर रेट कांस्टेंट का मान नियत रहता है। नंबर 5 ताप बदलने से रेट कांस्टेंट का मान बदल जाता है। नीचे मिटा रहे हैं। छापिए। छठा नंबर किसी पर्टिकुलर विशेषकर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए
रेट कांस्टेंट अभिकारक, रिएक्टेंट जिसको कहते हैं, अभिकारक के सांद्रण से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। बस ये 6 गुण है इनके, इनको आप याद रखेंगे। चलिए मिटाते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में अंतर। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में अंतर। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी अंतर लिखते हैं तो एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक तरफ रेट कांस्टेंट, कॉपी को बीचों बीच फाड़ देते हैं। तो वही करेंगे हम लोग, बोर्ड को बीचों बीच फाड़ देंगे। तो चलिए, तो अगला हेडिंग लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में अंतर। तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां लिखेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तब तक में फाड़िए, मार्कर को इंक पिला ले, प्यारा सा मार्कर है अपना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। तो नंबर 1 देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे यह अभिक्रिया की चाल, स्पीड है जो यह व्यक्त करता है कि रिएक्टेंट किस दर से प्रोडक्ट में बदल रहा है। यह अभिक्रिया की चाल है जो यह व्यक्त करता है कि रिएक्टेंट किस दर से प्रोडक्ट में बदल रहा है। इसमें आइए, रिएक्टेंट के यूनिट कंसंट्रेशन पर जो अभिक्रिया की दर होती है, रिएक्टेंट के यूनिट कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया की दर को, यहां लगा लीजिए, यह रिएक्टेंट के यूनिट कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया
अभिक्रिया में छूट जाता है कुछ कुछ। अभिक्रिया की दर को व्यक्त करता है। इसका नंबर 2 लिखें। इसकी मापन रिएक्टेंट के सांद्रण में कमी से होता है। इसका मापन किसी खास अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक विधि से होता है। ये पार्टिकुलर रिएक्शन दर रिएक्शन, इसका वैल्यू चेंज होता है। उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे। 1 नंबर के मिटाते हैं। थोड़ा हाइट में छोटे हैं इसलिए वहां से नहीं लिख पाते हैं, माफ कीजिएगा। इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, बचपन में कम खाए हुए होंगे इसलिए आप लोग खाइए और लंबा लंबा होइए, पढ़ लिख करके देश की सेवा में अपने आप को लगाइए। जो जिस योग्य हैं, जिसकी अभिरुचि जिस क्षेत्र में है, वो उसी क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाएं और देश सेवा में कार्य को लगाएं। तो नंबर 2। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 की बात, कॉपी को फाड़ना ना भूलें। यह रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। इसके नंबर 3, यह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, इसी का हिंदी होता है सांद्रण, कंसंट्रेशन से स्वतंत्र होता है। नंबर 3। अब देखेंगे हम लोग नंबर 4। नंबर 4 कहता है इसका यूनिट सभी अभिक्रिया के लिए समान होते हैं। मोल पर लीटर पर सेकंड। ये किसके लिए? लिक्विड या सॉलिड के लिए। यदि यहीं आ जाए एटीएम पर सेकंड, किसके लिए? गैस के लिए। चौथा नंबर इधर देखें तो इसका यूनिट अभिक्रिया
पर निर्भर करता है। इसका यूनिट लिखाए होंगे मुन्ना एवं मुनियों, मुकेश, आकाश, दीपक, चुनिया, मुनिया, स्क्वायर वगैरह वगैरह। इसका यूनिट अभिक्रिया के ऑर्डर पर निर्भर करता है। जब ऑर्डर लिखाए होंगे तो डिफरेंट ऑर्डर के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट भी ज्ञात किए होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कर दें, यहाँ एग्जांपल कर दें मोल पर लीटर पर सेकंड। देखिए ये हुआ था 0 ऑर्डर के लिए, नंबर 1, नंबर 2 पर सेकंड एसआई में लिख रहे हैं, ये हुआ था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। याद आ रहे हैं? अगला तो लिखेंगे नहीं, याद करना पड़ेगा, याद तो करते नहीं। तो ये रही रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट में अंतर। चलिए मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके छापेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब आप कैसे करेंगे ये तो आप जानेंगे। यदि थोड़ी सी भी हमदर्दी हो तो वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे और पूरा देखेंगे, वरना आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो आइए अगला हेडिंग दें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में अंतर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में अंतर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जैसे ही अंतर की बात आती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो एक तरफ लिखेंगे ऑर्डर और एक तरफ लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कितना लिखें, बोलते जाएं तो शायद लिख लेंगे। चलिए कॉपी को फाड़िए, फटाफट फाड़िए, फटाफट। तो धीरे धीरे हम बोलते जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखते जाएंगे। तो चलिए अपन धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, नहीं सुनो। ऑर्डर में नंबर 1, ऑर्डर में नंबर 1, ऑर्डर में नंबर 1 लिखिए। यह रेट लॉ एक्सप्रेशन में अभिकारक के सांद्रण के घातांकों का योग होता है। यह रेट लॉ एक्सप्रेशन में अभिकारक के सांद्रण के घातांकों का योगफल होता है। इसमें लिखेंगे यह एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या होता है। एक बार फिर, यह मॉलिक्यूलरिटी में, यह अभिकारक एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं का संख्या होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें ऑर्डर में नंबर 2, ऑर्डर नंबर 2, यह ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक हो सकता है। ऑर्डर में यह ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक हो सकता है, हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी नंबर 2, यह हमेशा
यह हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यह हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं। दूसरा नंबर बोल रहे थे, यह हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ऑर्डर नंबर 3, ऑर्डर के तीसरे नंबर में लिखेंगे यह प्रायोगिक मान है। यह प्रायोगिक मान है जिसे एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया जाता है। जिसे एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया जाता है। मॉलिक्यूलरिटी नंबर 3, यह एक सैद्धांतिक मान है जिसे सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। जिसे सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। ऑर्डर नंबर 4, अंतर नंबर 4 ऑर्डर में, यह एलिमेंट्री एवं कॉम्प्लेक्स सभी प्रकार के अभिक्रियाओं के लिए मान्य होता है। यह एक बार फिर ऑर्डर में नंबर 4, यह एलिमेंट्री एवं कॉम्प्लेक्स सभी प्रकार के अभिक्रियाओं के लिए मान्य होता है। मॉलिक्यूलरिटी नंबर 4, यह केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मान्य होता है। यह मॉलिक्यूलरिटी नंबर 4, यह केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मान्य होता है। लिख लिए। उसके बाद लिख लीजिए ऑर्डर नंबर 5, पांचवा और अंतिम, पांचवा और अंतिम ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर में लिखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर में एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्शन की कोटि या ऑर्डर, रिएक्शन की ऑर्डर संतुलित समीकरण में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के योग के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक बार फिर एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की कोटि या अभिक्रिया की ऑर्डर बैलेंस समीकरण में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के योग के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसमें लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी में एलिमेंट्री रिएक्शन, पांचवा नंबर है मॉलिक्यूलरिटी। एलिमेंट्री रिएक्शन में बैलेंस समीकरण का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही मॉलिक्यूलरिटी होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉरी क्या कह रहे थे, एक बार फिर सुन लीजिए। एलिमेंट्री रिएक्शन में संतुलित समीकरण का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता होता है। ये 5 अंतर रहे हैं, 5 अंतर, और ये बोर्ड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूरा महत्वपूर्ण है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, समय काफी होने को चला गया है। अगले रोज जब आएंगे तो इसके कुछ न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, जो कुछ उदाहरण भी हैं। उनसे पहले कुछ टास्क और ले लीजिए,
जो हम देख लेते हैं। आज फिर टास्क को रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार फिर से इनको बनाएंगे और फिर अगले रोज जब आएंगे तो इन्हीं के न्यूमेरिकल के साथ हम लोग आएंगे, जिसमें 4.4 उदाहरण और इंटेक्स दोनों क्वेश्चन दिए हुए थे। आइए आज कुछ हम एक्सरसाइज से दे रहे हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर बना करके आएंगे आप। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स टास्क है ये, HW। अगले रोज जब आएंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो इसी पर बेस्ड होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो एक्सरसाइज लिख लीजिए NCERT। चैप्टर जो है वो 4 केमिकल काइनेटिक्स है, और चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स है। एक्सरसाइज क्वेश्चन है, यहाँ हम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं। ये पूरा इसको HW समझिए। अगले रोज आएंगे तो दूसरे बुक से टास्क देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4.1, 4.2, 4.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5 है, 4.5, 4.5, 4.6, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेड बट्स। ये तो इतने क्वेश्चन रहे टास्क में। अगले लेक्चर में जब आएंगे तो जो पीछे से भी कुछ टास्क दिए हैं उसको और ये जो दिए हैं इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक कर। और आज से अगले लेक्चर तक के लिए आप आंकिक रसायन की व्यवस्था कर लें, उनसे भी कुछ सवाल देंगे। तो आज की एपिसोड में आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घर पे रहें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ऑनलाइन देखें और जो भी टास्क दी गई है उसको भली भांति बनाते रहें। कोविड-19 का सीजन चल रहा है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लोगों से मिलना जुलना कम करें। अब कुल मिला करके अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।